हेलो एंड वेलकम। मैं हूं हरजोत कौर, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के बारे में। यूके के किस इनटेक में आप अप्लाई करें ताकि सक्सेसफुली आप अपना वीज़ा हासिल कर सकें। सो बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं स्टूडेंट्स के। उन्हीं सवालों को आज इस वीडियो में मैं शामिल करने जा रही हूँ और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है फ्रंटेरा इमिग्रेशन से एजुकेशन एडवाइज़र कीर्ति जैन। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। थैंक यू मैम। जी कीर्ति, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि जब हम बात यूके की करते हैं तो बहुत सारे सवाल मई इनटेक के लिए है। आखिर मई इनटेक की डिमांड इतनी ज़्यादा इतनी जल्दी क्यों बढ़ रही है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करती हूँ इंटेक्स की तो सबसे पहले जो चीज़ आती है कि बच्चा किस कोर्स के लिए जाना चाहता है, उसके कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। अगर तो बच्चे ने प्लान किया है कि वो 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा के कोर्स के लिए जाना चाहता है तो बच्चा जो अप्लाई करेगा वो टियर 4 कैटेगरी में करेगा। उसमें बच्चे को वर्किंग राइट्स भी मिलते हैं। देन क्योंकि इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिनमें आप अप्लाई करते हैं और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एलिजिबिलिटी, आपके एकेडमिक्स में स्कोर क्या है, आपने आईएलटीएस की है, पीटी की है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, आपके एकेडमिक्स में स्कोर क्या है, आपने आईएलटीएस की है, पीटी की है, जब ये पार्ट क्लियर हो जाता है अब यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने इंटरव्यूज़ लेनी भी शुरू कर दी हैं। तो कुछ बच्चों ने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्वेश्चंस होंगे, तो वो सब प्रिपेयर करवाना होता है। तो उसके बाद ऑफर लेटर आता है। देन कैश की फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, आपको फंडिंग शो करनी पड़ती हैं। कई बच्चों के मेडिकल्स में भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये चीज़ें ना हो, आपके रास्ते में रुकावट ना बने। सो दिस इज द राइट टाइम। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तब जाके आप जनवरी फरवरी में कर रहे हैं या मेन टेक में कर रहे हैं, तब जाके आप टाइमली अपना जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। सो कीर्ति ने बड़े ही हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपको समझाया कि अगर आपने अप्लाई करना है यूके के लिए तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो कीर्ति, यहाँ पर चाहे मैंने मेन टेक के लिए क्वेश्चन किया, लेकिन जैसे आपने जन फेब की भी बात की है तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश है अगर स्टूडेंट्स चाहें कि उन्हें जन या फेब इनटेक में जो है सीट मिल जाए? क्या अभी लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करें तो उनको जन या फेब इनटेक में भी वीज़ा मिल सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर बच्चे की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके एकेडमिक्स, आईएलटीएस, पीटी सब कुछ डन है और आप ऑलरेडी प्लान्ड हैं कैश लेटर के लिए, आपको फॉर्मेलिटीज़ पता है या आपका एजेंट आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली आप जन फेब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट येस, बिल्कुल लिमिटेड सीट्स हैं, तो उसमें विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे तब आप अप्लाई करेंगे तो ही आपका जैन फैब जो है वो हो जाए। जी बिल्कुल, यानी कि जिन्होंने अपना थोड़ा बहुत प्रोसेस शुरू किया हुआ है तो उनके लिए राइट टाइम है कि अगर अभी भी आप पहुंचते हैं, असेसमेंट करवाकर फटाफट अप्लाई करवा लेते हैं तो आपको अभी भी जन फैब इनटेक में जो है सीट मिल सकती है। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी है तो लगातार नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। फ्रंटेरा इमिग्रेशन की टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी, आपके सवालों का जवाब देगी। तो मैं कास्ट लेटर के बारे में भी सवाल करना चाहूँगी कीर्ति कि आखिर जैसे हम कुछ न्यूज़ सुनते हैं, कुछ खबरें सुनते हैं कि रिजेक्ट हो रहे हैं, डिले हो रहा है कास्ट लेटर में, इन सब के पीछे रीज़न क्या है? क्यों डिले है, क्यों रिजेक्ट हो रही हैं? सबसे बड़ा रीज़न कैश लेटर रिजेक्ट होने का या उनका इनटेक डेफर होने का जो है कि बच्चा प्री प्लान नहीं होता। बच्चे का ऑफर लेटर आ गया, बच्चे को पता है मैंने ट्यूशन फीस पे कर दी, बच्चे ने पे कर दी, बट कैश लेटर की डेडलाइंस होती हैं। सपोज एक ऑफर लेटर मुझे आ जाए है, यूनिवर्सिटी ने 28 ऑफ नवंबर हमें लास्ट डेट दे दिया कि आपने कैश की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। कैश में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो करता है आपका मेडिकल एज वेल एज योर फंडिंग। जो आपने फंड शो करने हैं कि क्या आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि कल आप अपना जाके खर्चा उठा सकते हैं। तो और इसमें एक और क्लॉज है कि उन्हें ये फंड जो है 28 डेज ओल्ड चाहिए होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, वो वेट करता है कि कब हमें यूनिवर्सिटी बताएगी, हम तब फंड्स अपने अकाउंट में डालेंगे और वो 28 दिन पुराने नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसके बेसिस पे उनका कैश रिजेक्ट हो जाता है। और मैंने अभी जनवरी के लिए अप्लाई किया है, मेरी कैश की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं हुई, यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा इनटेक जो है वो डेफर हो जाता है। तो बच्चा खुद कहीं ना कहीं रीज़न बन जाता है प्री प्लानिंग की ना होने की वजह से कि या तो उसका इनटेक डेफर हो जाता है या उसने जिस इनटेक में अप्लाई किया है उसका कैश जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम ये भी एक पॉइंट ज़रूर कहेंगे कि एक अच्छा कंसल्टेंट अगर आपके पास है तो आपको
बड़े ही सलीके से आपको बताएगा कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है ताकि कहीं भी कोई रुकावट आपको फेस ना करनी पड़े। और कीर्ति, एक और सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे तक पहुंचा रहे हैं, जो कि ये है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है एयरपोर्ट से वापस भेज दिए जा रहे हैं, इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या रीजंस है, वो भी ज़रूर क्लियर कीजिए। ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। 2 दिन पहले हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। उनकी फ़्लाइट थी दिल्ली में, जब सबसे पहले हमें बोर्डिंग पास मिलता है, देन हमारा इमिग्रेशन क्लियर होता है। बच्चे को बोर्डिंग पास पे ही रोक लिया, ये कह के कुछ क्वेश्चंस पूछे। बच्चा एक्टिव था, हमने सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी थी। यस, एजेंट आपको गाइड कर सकता है, लेकिन कल आप जब आपसे क्वेश्चन एयरपोर्ट पे पूछे जाते हैं, आपने आंसर खुद करने हैं। बच्चे से कोर्स पूछा गया, ड्यूरेशन क्या है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ पूछा गया, बच्चे ने सब आंसर दिया, बट हमें नहीं पता भी एग्जैक्टली हुआ क्या है। बट वहाँ पे बोर्डिंग पास वालों ने उसे बोर्डिंग पास ही नहीं दिया, राइट। और बच्चा घबरा गया कि जी मुझे तो मिला नहीं, मुझे एंट्री नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बट हम बच्चे के साथ कनेक्शन में थे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि अगर बच्चे को हमने वीज़ा दिलाया तो वो वहाँ तक पहुँचे भी। हमने बच्चे को कांटेक्ट किया, उसे कहा कि कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। हमने उसका सारा सिस्टम रिजॉल्व करवा के उसको उसी दिन की रात की फिर से फ़्लाइट करवा के दी, एंड बच्चा अब जो है यूके में आराम से चला गया। तो जो मेजर चीज़ें मैटर करती हैं कि एक एजेंट आपका वीज़ा लगवा सकता है, आपको गाइड कर सकता है आपके कोर्स के बारे में, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपने पोस्ट लैंडिंग कैसे करनी है, आपने अगर आप एयरपोर्ट चले गए यूके के, वहाँ से कैसे ट्रैवल करना है, वो सारी सर्विसेज दे सकता है। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को क्वेश्चंस के आंसर आपने ही देने हैं। तो यू शुड बी वेरी एक्टिव। आपको अपनी डिटेल्स A to Z पता होनी चाहिए कि आपकी फ़ाइल में क्या लगा था, आप किस वीज़ा पे जा रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है। जब आप सब चीज़ें आपके पास, और मेक श्योर कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो जो फ्रॉडलेंट हो, क्योंकि आपने जो अपनी फ़ाइल में लगाया है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पे वेरीफाई हो जाते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हर एक पॉइंट क्लियर ज़रूर हो गया है। जो भी स्टूडेंट यूके स्टडी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो कैसे आपने अप्लाई करना है, फटाफट अभी राइट टाइम चल रहा है, ताकि अगर गुंजाइश हो तो आपको जन फेब में भी सीट मिल सके, अदरवाइज मेन टेक में तो आप अपनी सीट ले ही सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर लगातार नंबर डिस्प्ले है, इसे नोट कर लीजिए। फ्रंटेरा इमिग्रेशन का नंबर है, उनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्दी से सही डिसीजन के साथ आगे बढ़िए। और बहुत बहुत थैंक्स कीर्ति आपका कि आपने हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे दर्शकों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया ढंग से जो है बताई है जी। और इसी के साथ मुझे यानी कि हरजोत कौर को भी दीजिए इजाज़त। थैंक्स। थैंक यू सो मच।